चलो स्टार्ट करते हैं आज थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 1। वी हैड स्टार्टेड मोल कंसेप्ट फर्स्ट, लेकिन ये चैप्टर्स हम लोग पहले करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, वापस में मोल कंसेप्ट के बचे हुए वीडियोस बाद में लेकर आऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। उसमें आज फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में देखो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स टर्म्स की ये चेकलिस्ट है। उसमें सबसे पहले सिस्टम है। सिस्टम 3 टाइप का होता है, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम का मतलब जिसमें डेल्टा एम भी अलाउड है, डेल्टा ई भी अलाउड है, यानी मास का चेंज, एनर्जी का चेंज दोनों। क्लोज सिस्टम में एनर्जी का चेंज तो आप रोक नहीं पाओगे, मास का चेंज आप ढक्कन लगाकर रोक सकते हैं। आइसोलेटेड में ना मास का चेंज है ना एनर्जी का चेंज है। देर इज नो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। और कुछ एग्जांपल्स आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट इज अ क्लोज सिस्टम, ऑल लिविंग बीइंग्स आर ओपन सिस्टम, दिस यूनिवर्स इज आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मस इज आइसोलेटेड सिस्टम। इस टाइप के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो हर वो प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती है, यानी कि वॉल्यूम पर डिपेंड करती है या मास पर डिपेंड करती है, इसको हम चेक कैसे करते हैं। जिस भी प्रॉपर्टी को आपको दिया है तो आप जो आपके पास सिस्टम है उसको आप हाफ कर दो। आप देखो उस प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ा। तो अगर वो हाफ हो गई इसका मतलब एक्सटेंसिव है, सेम रही इसका मतलब इंटेंसिव है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं देखता हूँ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज इंटेंसिव। प्रेशर, प्रेशर इज ऑल्सो इंटेंसिव। अगर आप रूम के दो हिस्से करते हैं, दोनों तरफ प्रेशर एक एटीएम रहेगा, वॉल्यूम इधर आएगा, मोल्स इधर आएंगे। सारी कंसंट्रेशन टर्म्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ईएमएफ ऑफ सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी डेल्टा ई। सारी एनर्जी की टर्म्स आर एक्सटेंसिव, डेल्टा जी, डेल्टा यू, डेल्टा एस। इसी तरीके से हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव, लेकिन जिस भी टर्म के आगे मोलार या स्पेसिफिक लग जाएगा, कोई सी भी टर्म हो, दैट विल ऑलवेज बी इंटेंसिव। ठीक है। रेजिस्टिविटी इज इंटेंसिव, रेजिस्टिविटी इज इंटेंसिव। और बस यही है। अब हीट कैपेसिटी इधर है, और मोलार हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये दोनों इधर रहेंगे। ठीक है। चलो स्टेट और पाथ फंक्शन की बात करते हैं। ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करती है, जिनका चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दीज फंक्शंस आर नोन एज स्टेट फंक्शन। ये कौन कौन होते हैं? एच यू जी एस पी वी टी। हग्स पी वी टी से आपको याद रखना है। पाथ फंक्शन में आ गया आपके पास वर्क, हीट। अगर आपको कहीं हीट कैपेसिटी, वो भी इधर ही होगा, क्योंकि हीट से ही डिफाइन होता है हीट कैपेसिटी। ठीक है। चलो तो अब कुछ सवाल देख लेते हैं इस पर, ये बेसिक्स पर। हाउ मैनी ऑफ दीज फॉलोइंग आर स्टेट फंक्शंस? ये क्वेश्चन जब भी आए तो आपको पॉज करके सॉल्व करना है इनको। स्टेट फंक्शन इसमें से कौन कौन से हैं देखो तो अ, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया करो, इंटरनल एनर्जी हो जाएगा स्टेट फंक्शन, और एच यू जी एस पी वी टी। उसके बाद आपका हो जाएगा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। जब प्रेशर और वॉल्यूम स्टेट फंक्शंस हैं तो, और टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन है, तो डेंसिटी भी क्या होगा? स्टेट फंक्शन। यहाँ एक्सटेंसिव इंटेंसिव की बात नहीं हो रही। अगर मैं एक्सटेंसिव इंटेंसिव में देखूँ तो यहाँ डेंसिटी किस में आएगा? डेंसिटी विल अपीयर एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखना है आपको इसे। किसी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वापस इस पे आते हैं। यहाँ एक्सटेंसिव इंटेंसिव नहीं, यहाँ आपको पूछ रहा स्टेट या पाथ। तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, वो एक फिक्स चीज होगी। हीट गलत है, और मोलार हीट कैपेसिटी भी नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी नहीं, वर्क भी नहीं। लैटिट्यूड, किसी इलाके का लैटिट्यूड, वो आप किसी भी पाथ से पहुंचो वही रहेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से देख लो, 2 3 5 और एक 6। चलो
ये देखो जेई का सवाल है, जेई 2023, टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज, सॉल्व करो इसको। क्या आंसर आएगा? इंटेंसिव ये नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। एक, दो, तीन और चार। तो टोटल ये दी हुई है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात टर्म्स में से चार इंटेंसिव है, तीन एक्सटेंसिव। आंसर इज फोर। आगे बढ़ते हैं भाई, ये हो गया आपका बेसिक टर्म्स। इसके बाद हम आ जाते हैं पाथ फंक्शंस, दो ही है, हीट और वर्क मेनली। तो हीट और वर्क पे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हीट। तो हीट का सबसे पहले देखो, हीट क्या होती है? वो सारा एनर्जी, ये हीट और वर्क, ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के मोड्स है, ठीक है, तरीके हैं। तो हीट इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और वर्क उसके अलावा सब कुछ। तो साइन क्या रहेगा भाई? याद रखो, हीट और वर्क दोनों में जो भी चीज सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगी, यानी हीट इनपुट है, जो भी चीज सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगी वो पॉजिटिव है, और जो भी चीज सिस्टम की एनर्जी को घटाएगी वो नेगेटिव है। हीट अंदर आ रही है मतलब एनर्जी बढ़ रही, पॉजिटिव। हीट बाहर जा रही है, एनर्जी घट रही है, नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद अगर आपको हीट पूछी है, तो हीट निकालने के दो तरीके। सवाल में जब भी आपको हीट पूछे, हीट निकालने के दो तरीके हैं, या तो हीट कैपेसिटी, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट कैपेसिटी से हीट कैसे निकलेगी? Q इज इक्वल टू, अगर मोलार हीट कैपेसिटी दी हुई तो CM डेल्टा टी। अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई तो मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्पेसिफिक डेल्टा टी। और अगर आपको सिर्फ हीट कैपेसिटी की बने तो डेल्टा टी, फिर मास से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है। चलो, अब ये मोलार हीट कैपेसिटी गैसेस के लिए, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास है मोनो, डाई और ट्राई एटॉमिक, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका CV, उसका CP और उसका गामा। तो क्या याद रखना है? 3, 5, 6, 3/2R, 5/2R एंड 6/2R। एक एक R और जोड़ दो तो हो जाएगा 5/2R। ये ढाई है, ढाई का मतलब 3.5 हो जाएगा। ये तीन है, इसका मतलब है 4R हो जाएगा। गामा क्या आएगा? 5/3, दैट इज 1.66। 7/5, दैट इज 1.4। दिस इज 1.33। याद रखो, गामा मोनो एटॉमिक का हाईएस्ट है। ठीक है, ये मैक्सिमम। ठीक। उसके बाद वर्क के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्क जीरो कब होता है भाई? वर्क जीरो होगा दो केस में। वर्क का फॉर्मूला है -P external dV। वर्क जीरो कब होगा? या तो P एक्सटर्नल जीरो हो जाए, ये कब होता है? फ्री एक्सपांशन में। या फिर DV जीरो हो जाए, ये कब होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस। P एक्सटर्नल अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, वर्क की फॉर्मूला हो जाएगा -P external V2 - V। साइन के बारे में देखो, सिस्टम की एनर्जी कम कब होगी? जब एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन के केस में वर्क इज नेगेटिव, और कंप्रेशन के केस में वर्क इज पॉजिटिव। वर्क डन ऑन ग्राफ कैसे देखेंगे भाई? वर्क डन ऑन ग्राफ इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ, एरिया अंडर PV कर ऑन वॉल्यूम एक्सिस। वॉल्यूम एक्सिस पर जब आप एरिया निकालोगे, वही PV कर्व का, वही वर्क होगा। और अगर फॉर साइक्लिक प्रोसेस याद रखो, साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, नहीं, एरिया ऑफ कर्व। यहाँ साइन आएगा। यहाँ साइन कैसे डिसाइड करेंगे? एक्सपांशन कंप्रेशन से। एक्सपांशन इज नेगेटिव, कंप्रेशन इज पॉजिटिव। यहाँ साइन कैसे डिसाइड करेंगे? क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W।
ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है कि 4.4 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 atm रिक्वायर्स इतना कैलोरी टू रेज इट्स टेम्परेचर। तो बेसिकली देखो, हीट दे रखी है 12, तो 12 = मैं लिखूंगा कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर होगा CV और डेल्टा टी। 12 = n, कितना भाई 4.48 की वजह से ये हो जाएगा 0.2 × CV × डेल्टा टी। 15 केल्विन से बढ़ाया टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस और केल्विन सेम होता है, ठीक है, चेंज में सेम होता है। CV = आ जाएगा 12/15 × 0.2, 15×2 = 30, यानी आ जाएगा 4 कैलोरी। ठीक है, CP बराबर क्या होता है भाई, CV+R, तो CP बराबर हो जाएगा 4 + 2 यानी 6। अगले सवाल पे आते हैं। एक सिस्टम 600 जूल की हीट एब्जॉर्ब करता है, डेल्टा U = Q+W। डेल्टा U पूछा है आपको, 600 जूल एब्जॉर्ब करता है, प्लस का 300 जूल वर्क करता है सराउंडिंग पर, इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा। कैसे डिसाइड किया, देखो सराउंडिंग पर वर्क हो रहा है, इसका मतलब एक्सपांशन हो रहा है, और इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मोल ऑफ अ गैस एब्सॉर्ब्स इतना हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क = 0, डेल्टा U = Q। ठीक है, तो Q कितना है, एब्जॉर्ब्स 200, इसका मतलब 200 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो एक सवाल दे रखा है, 1 मोल है गैस का, ऑक्यूपाई कर रहा है 3 डेसीमीटर क्यूब, ये कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपांड होता है 13 लीटर तक, वर्क डन क्या होगा। देखो डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम होता है, याद रखो, डेसीमीटर क्यूब और लीटर। यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि 1 atm लीटर = 101 जूल होता है, और लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम है, 1 atm डेसीमीटर क्यूब भी 101 जूल होगा। एक बार लीटर, एक बार लीटर होगा 100 जूल एग्जैक्ट। ठीक है, 1 मोल है तो इसका फॉर्मूला भाई कांस्टेंट प्रेशर है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो -P एक्सटर्नल कितना है, 1 दे रखा है, इंटू डेल्टा V, 3 से 13 यानी 10 हो गया, इसका मतलब -10 atm लीटर। फर्स्ट इज द आंसर। एक आइडियल गैस है जिसे साइक्लिक प्रोसेस में लेकर गए, PV डायग्राम बनाओ, नेट वर्क डन क्या होगा। तो नेट वर्क डन आप देख लिया करो, PV कर्व का एरिया, एरिया क्या होगा भाई, और नेट वर्क डन यानी मैग्नीट्यूड पूछा है, तो हाफ इंटू उसका बेस इंटू हाइट, बेस इज 2V, हाइट इज 5P, और 5P इंटू 2V दैट इज 10। और हाफ है आगे, इसलिए क्या आ जाएगा भाई, 5P1V1। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हम डिफरेंस देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच का, ये थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखो, हर वो प्रोसेस जो इनफाइनाइट टाइम लेती है वो रिवर्सिबल कहलाती है, और हर वो प्रोसेस जो फाइनाइट टाइम में हो जाती है वो इरिवर्सिबल कहलाती है। जितनी भी प्रोसेस आपको सामने होते हुए दिख रही है दुनिया के अंदर, वो सब इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान दे रखना है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस अकर्स अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये ध्यान रखना भाई। अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि एग्जैक्टली रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को कैसे एक्सप्लेन करना है, मैं जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट होती है, इनफाइनाइट टाइम यानी स्लोली होगी, बहुत बहुत स्लोली होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट लॉ की कैलकुलेशंस पर। तो फर्स्ट लॉ में देखो, ये 4 पैरामीटर हैं, डेल्टा U, W और Q तो है ही ओरिजिनल फर्स्ट लॉ में, डेल्टा H पे रिलेटेड है डेल्टा U से। तो डिफरेंट सिस्टम्स के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला सिस्टम है आइडियल गैस की प्रोसेस, दूसरा है
केमिकल रिएक्शन, तीसरा है फेज चेंज। तो आज हम देख रहे हैं आइडियल गैस की प्रोसेसेस के लिए डेल्टा यू, डब्ल्यू, क्यू और डेल्टा एच। आइडियल गैस प्रोसेसेस के लिए याद रखो, देखो कुछ बातें इस पूरे चैप्टर में ट्रू रहेगी, कुछ आइडियल गैस के लिए ट्रू रहेगी, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पूरे चैप्टर के लिए एक बात जो मैं ये लिखाना चाहूंगा वो ये है कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पूरे चैप्टर में कहीं भी हो तो ये होगा डेल्टा यू। और कभी भी आपको कहे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होगा डेल्टा एच, ये याद रखो। ये पूरे चैप्टर के लिए। आइडियल गैस के लिए कुछ खास बातें याद रखो, इसके लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू होगा ऑलवेज एन सी बी डेल्टा टी। ये फॉर्मूले और जगह नहीं लगेंगे, सिर्फ आइडियल गैस के लिए लगेंगे, एन सी पी डेल्टा टी, ओनली फॉर आइडियल गैस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आइडियल गैस के प्रोसेस पे। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन, फेज चेंज और आगे की बातें करेंगे। आइडियल गैस की प्रोसेस में पहली प्रोसेस आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में डेल्टा यू और डेल्टा एच ये दोनों हो जाएंगे जीरो। तो फिर बात आती है वर्क की और हीट की। तो वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ हीट हो जाएगा। अब हीट निकालने का तो कोई और तरीका है नहीं, वर्क के बारे में सोचना पड़ेगा। तो अगर आपके पास यहाँ पर इरिवर्सिबल है तो फिर से वही फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी। लेकिन अगर रिवर्सिबल है तो बहुत अच्छा फॉर्मूला आता है डिराइव करने का, अभी टाइम नहीं है। वर्क इज इक्वल टू 2.303 2.303 एन आर टी लॉग। अब यहाँ कंफ्यूजन होती है कि V1/V2 या V2 है, बहुत सिंपल सी बात है भी। आप याद रखो एक्सपांशन का आंसर नेगेटिव आना चाहिए। एक्सपांशन यानी V2 ज्यादा है V1 से, अगर मैं V2/V1 रख देता हूँ तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, या तो आप यहाँ माइनस लगाओ या यहाँ V1/V2 लिखो। ये हो गया। इस फॉर्मूले की थोड़ी सी चेंजिंग अगर हम देखें तो 2.303 एन आर टी लॉग V1/V2 को आप P2/P1 लिख सकते हैं। तीसरी चेंजिंग इसमें 2.303 एन आर टी की जगह टेम्परेचर अगर नहीं दिया तो आप कोई सा भी पीवी भी उसकी जगह पे ले सकते हैं, P1V1 या P2V2 लॉग P2/P। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के। ठीक है, सवाल देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस का। एक मोल मोनो एटॉमिक, आई होप आपको ये सवाल दिख रहा होगा। एक मोल मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, उसको एक्सपांड किया स्टेट 1 से स्टेट 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन फॉर द एक्सपांशन एट 300 केल्विन। ये वर्ड पढ़ के हमें समझ में आया ये सवाल आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल का वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2.303 एन, एन कितना है 1, आर है 8.3, टेम्परेचर है 300, लॉग ऑफ। अब वॉल्यूम नहीं दिया कोई बात नहीं, प्रेशर तो दिया। अच्छा आप ये देखो कि एक्सपांशन हो रहा है, आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो 3/6 लिख दो इसको। ठीक है, यहाँ से जो भी आपका आंसर आए वो आप फिल कर सकते हैं, नेगेटिव में आंसर आए। ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछा है तो पॉजिटिव हो जाए। ये सवाल देखो, वर्क डन इन अर्ग्स। एक अर्ग कितना होता है, 10 की मतलब सॉरी, एक जूल कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं, यूनिट कन्वर्जन का सवाल है ये। तो पहले तो आंसर बता देते हैं। एक्सपांशन है -1, क्या हो जाएगा आर टी, आर इज 0.082 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, या इसको इसमें लेते हैं जूल में 1, क्योंकि आगे हमें अर्ग में कन्वर्ट करना है। इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 298 लॉग ऑफ 10 से 20 ले गए, आंसर नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव पहले से है तो यहाँ 20/10 कर दो, यानी log 2। ठीक है, तो वर्क डन इन अर्ग्स जो हो जाएगा वो इनटू 10 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो दिख ही रहा होगा आपको कि आंसर क्या है। ठीक है, तो आंसर इज सेकंड। क्लियर।
चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब हो गया आइसोथर्मल के बारे में। अगली बात करते हैं आइसोकोरिक और आइसोबारिक के बारे में। तो आइसोकोरिक में क्या होता है भाई, ध्यान से देखो। आइसोकोरिक के अंदर आपका वर्क जीरो हो जाएगा, आइसोकोरिक के वर्क जीरो। तो Q बराबर डेल्टा यू, और इसका फॉर्मूला फिक्स है NCV डेल्टा टी। ठीक है, वर्क यहाँ पे जीरो होगा। इन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो यहाँ पर अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, डेल्टा यू इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्यू भी पॉजिटिव होगा, और क्यू पॉजिटिव होने का मतलब हीट क्या हुई होगी, एब्जॉर्ब हुई होगी। ठीक है। नेक्स्ट है भाई आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक में कोई 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 चीज़ जीरो नहीं है। बस आप ये याद रखो कि आइसोबारिक प्रोसेस में अगर मैं रेशियो लेता हूँ हीट और वर्क का, इसका फॉर्मूला याद रखो, कभी कभी काम आ जाता है। हीट और वर्क के मैग्नीट्यूड का अगर मैं रेशियो लेता हूँ, तो ये आता है गामा अपॉन गामा माइनस वन। इसको याद रखो बस, आइसोबारिक के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर एक सवाल दे रखा है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, 3 मोल O2 गैस, रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क डन। देखो ये VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस में आप बताओ कि हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन वर्क डन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, गामा अपॉन गामा माइनस वन। डाइएटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस का गामा इज 7/5 अपॉन 7/5 -1। ठीक है, ये आ जाएगा 7/5/2/5, 5 से 5 कैंसिल, दिस इज 7/2। ठीक, चलो। कैलकुलेट द वर्क डन बाय 0.1 मोल ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस टू डबल इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब ये सारी चीजें कैसे निकालेंगे देखना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं। इसको क्या लिख लेंगे भाई, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, गिवन नहीं है कोई बात नहीं। इसको मैं लिख सकता हूँ NR2/P2 माइनस NR T1/P1। ठीक है, तो याद रखो, हमेशा याद रखो, अगर कुछ गिवन नहीं है तो P2 बराबर P एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर है और वॉल्यूम को डबल किया। अच्छा, तो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल यानी P2, एन कितना है 0.1 इंटू 2 इंटू, ये T1 और T2 तो सेम है, कितना है 300 अपॉन P2। P2 इज अगेन दिस। ठीक है, -0.1 इंटू आर, आर की वैल्यू 2 इंटू 300 अपॉन P1। अब देखो आप वॉल्यूम को डबल किया है, तो वॉल्यूम डबल करने का मतलब ये हुआ कि प्रेशर क्या हो गया होगा, हाफ। तो बाद में प्रेशर हाफ है, इसका मतलब P1 से आधा है P2। सही बात हो गई ना, P1 से आधा है P2, तो मैं यहाँ 2P2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, कोई चीज़ अननोन नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लास्ट प्रोसेस पर। लास्ट प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q जीरो होता है। जब Q जीरो होगा तो वर्क इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। ये कॉमन फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा हम ऐसा करके लगते हैं। तो CV का एक और फॉर्मूला याद रखो, R अपॉन गामा माइनस वन। तो ये हो जाएगा NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, इतना फॉर्मूला याद रखना काफी है नीट के लिए। NR delta T upon gamma minus 1. This formula is applicable for reversible and irreversible.
रिवर्सिबल के लिए हमारे पास एक यूटिलिटी और है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सवाल इसके नहीं आते, आप इसको वैरी करके दूसरे इसके वेरिएशंस भी याद रख सकते हैं। चलो, मुझे सिर्फ आपको ये बताना है, इसमें देखो क्यू जीरो है, अगर वर्क नेगेटिव है तो डेल्टा यू भी नेगेटिव, तो टेम्परेचर भी नेगेटिव, यानी एडियाबैटिक एक्सपांशन में कूलिंग होती है। एक्सपांशन हो गया, वर्क नेगेटिव, इसका मतलब टेम्परेचर भी कम होगा, कूलिंग हो, तो इसका मतलब उल्टा है, कंप्रेशन में हीटिंग होगी, याद रखना है इसको। एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीटिंग होती है। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस, कब इंक्रीज होता है? एडियाबैटिक कंप्रेशन में इंक्रीज होगा। व्हाट इज करेक्ट फॉर आइडियल गैस इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस? तो करेक्ट क्या है? देखो भाई, डेल्टा एच तो जीरो होगा नहीं, एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू भी जीरो नहीं होगा, एनसीवी डेल्टा टी। व्हाट मे बी करेक्ट? तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा, ये गलत है भाई। इस फॉर्मूले को अगर आप, और ये चौथा वाला सही है, मे बी करेक्ट बिकॉज द प्रोसेस कैन बी इरिवर्सिबल। यहाँ अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे, एन आर डेल्टा टी की जगह मैं लिख सकता हूँ पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। तो ये सब ज़्यादा फॉर्मूले हैं, लेकिन इतना सब काम नहीं आता है, सिर्फ जितना बताया उतना लिख लो। चलो, तो ये हो गया, दिस वॉज अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। अब ये दो दे रखा है, ए और बी, कौन सा होगा भाई? तो याद रखो, ये जो स्लोप होती है ना, स्लोप, स्लोप का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा। यहाँ स्लोप किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली ए की स्लोप ज्यादा है, बी की कम है। स्लोप को कैसे देखते हैं? फिसल पट्टी कौन सी खतरनाक है? ए खतरनाक है, ए की स्लोप ज्यादा है, तो गामा ज्यादा होगा। गामा भी आपको देखा था कि मोनो एटॉमिक का ज्यादा रहता है, इसका मतलब ए क्या है? ए हो जाएगा हीलियम, और बी हो जाएगा डाइएटॉमिक गैस H2। ठीक। उसके बाद आखिरी सवाल पे चलते हैं हम। आखिरी सवाल क्या है, देखो, अगर W1 W2 और W3 तीनों मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन है, ठीक है, किस चीज़ का मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन? तो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि हमने एक प्रोसेस किया, सेम इनिशियल स्टेज से सेम फाइनल वॉल्यूम पर हम गए। तो मान लो एक्सपांशन है ना, यहाँ से स्टार्ट किया और सेम फाइनल वॉल्यूम पे गए। तो एक है आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोबारिक तो ऐसा रहेगा, ये वॉल्यूम में सेम कर देता हूँ। इन दोनों में से एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबैटिक। तो फिर से वही वही बात याद रखो कि ये जो स्टार्ट हुआ है ना, आप देखो ध्यान से, इसमें P बराबर कांस्टेंट है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पीवी की पावर जीरो बराबर कांस्टेंट। तो इनमें से एक है पीवी की पावर वन बराबर कांस्टेंट, वो होता है आइसोथर्मल, और एक है पी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, वो होता है एडियाबैटिक। अब आप बताओ, जीरो के बाद वन आएगा या गामा आएगा? ऑब्वियसली जीरो के बाद वन आएगा। इसका मतलब दिस ग्राफ इज फॉर आइसोथर्मल और दिस ग्राफ इज फॉर एडियाबैटिक। अब ये पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा आइसोथर्मल का वर्क? सबसे ज्यादा वर्क किसका रहेगा भाई? आइसोबारिक का रहेगा, W3। उसके बाद आइसोथर्मल, उसके बाद एडियाबैटिक, W3 W1 एंड W2। ठीक है, तो ये आइडियल गैस की सारी प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।